अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतरल्ला शारी और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट मैंगो पल्प प्लांट है जो मुल्तान का उसके हवाले से। और यहां पर मैंगो का पल्प निकाला जाता है। मैंगो आम के साथ साथ किस चीज़ का पल्प यहां पर निकलता है, कौन कौन से फल हैं जो यहाँ पर प्रोसेस होते हैं और ये पल्प कितने मराहिल से निकल कर आम जो है वो पल्प की शक्ल में जाता है। और यहाँ पर मेरे पीछे आपको बड़ी तादाद जो है वो आमों की पेटियाँ नज़र आएंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें मुख्तलिफ़ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व है, जो जूस बनाते हैं, जो इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जैम्स बनाते हैं, जो मुरब्बाजात बनाते हैं, तो वो यहाँ से आम जो है और उसके बाद उसको यहाँ पर ले आते हैं, उसका प्रोसेस यहाँ पर होता है। ये हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे और सबसे अहम बात यह है कि हम बताएंगे कि सराइकी खित्ते में किन किन इलाकों में इस तरह का छोटा मॉडल जो है वो लग सकता है और जहाँ पर फल जो है अच्छा रेट नहीं करता, ज़ाया हो जाता है, तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। और फिर ख़ास तौर पर आप अगर ये देखें, यहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में आम की पेटियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी। मेरे इस तरफ भी, मेरे इस हाथ पर भी हज़ारों की तादाद में पेटियाँ हैं। रोज़ाना सैकड़ों ट्रक जो हैं वो यहाँ पर अनलोड होते हैं और इस वक्त भी ट्रक जो हैं वो अनलोड हो रहे हैं। तो अभी अंदर चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाता है। आम को ट्रकों से उतार के किस तरह यहाँ पर पहले पकाया जाता है, कितने दिन के लिए, और फिर यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस है जिसके बाद पकने के बाद ये एक सिस्टम के तहत जो है वो जाते हैं, वॉश होते हैं, इनका छिलका उतारा जाता है और इसके बाद इनको मुकम्मल जो है वो पल्प की शक्ल दी जाती है। और वो कितने अरसे तक पल्प जो है वो महफूज रह सकता है और उससे आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं इसके हवाले से। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद है यहाँ पर पेटियों की। तो आगे चलते हैं जहाँ पर लेबर अभी काम कर रही है और जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे ज़रा बात करते हैं हमारे साथ। जी, तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस जो है वो किया जाता है कि जो आम पके हुए होते हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है। बासित हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो प्लांट मैनेजर हैं, जो इस तमाम चीज़ों को यहाँ पर सुपरवाइज़ कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। बासित भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस दफ़ा क्या हालात हैं आम के? फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। तो हम अभी जो है ना रिटोल की प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा है अरसा 3 साल से जो है ना, वरना पहले जो है ना सिर्फ चौंसा और देसी की वैरायटी की जो है ना वो प्रोडक्शन होती थी, उसकी पल्प बनाई जाती थी। लेकिन ये अरसा 2-3 साल से जो है ना रिटोल और दूसरी वैरायटीज़ की भी अलग अलग पल्प बनाई जा रही है, जैसे दुशहरी है, लंगड़ा है, और ज़्यादातर जो है ना वो रिटोल की जो है ना हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं जी। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आम कहाँ से आ रहा है, किस इलाके से? इसमें ज़्यादा हमारा जो ज़्यादातर आम आता है वो मुल्तान से ही आता है। वो खुला माल आता है, जैसे ये टापे पड़े हुए हैं, टापों में जो है ना खुला माल गाड़ियों में आता है और हम उसको अनलोड करते हैं और फिर टापों के अंदर रद्दी वगैरह और इथाइलिन जो है ना उसकी जो है ना साशे डाल के जो है ना उसकी राइपनिंग की जाती है। जब राइप हो जाता है तो उसके बाद हमें प्रोसेसर बता देता है कि ये माल हमारा राइप हो जाए और हम राइप होने के बाद जो है ना माल को कन्वेयर पे डालते हैं। कन्वेयर पे डालने के बाद जो कच्चा होता है या गला हुआ होता है वो निकाल लिया जाता है और उस जो सही आम होता है वो प्रोसेस के लिए अंदर चला जाता है। अच्छा सर, यहाँ पर जो आम आपके पास बाहर पड़ा है, यहाँ कितनी कैपेसिटी है आपके पास आम रखने की? मेरे पास तकरीबन जो है ना ये पॉलीयूथरीन का जो है ना जो शेड बनाया हुआ है ये 32,000 स्क्वायर फुट के में है और यहाँ पे तकरीबन जो है ना कोई 50 से 60 गाड़ी आ जाती है। 10 टन की एक गाड़ी होती है और उसके बाद जो है ना जब हमारे पास ये ओवर हो जाता है तो हमारे पास ग्रासी प्लाट होते हैं। हम ग्रासी प्लाट के अंदर जो है ना तंबू वगैरह लगा के जो है ना हम उनको भी फुलफ़िल करते हैं। तकरीबन जो है ना मेरे पास जो है ना डेली बेसिस पे जो है ना 2 से 250 टन जो है ना माल डेली बेसिस पे आता है। 5 दिन का स्टॉक होता है, 5 से 6 दिन के बाद जो पहला स्टॉक होता है वो तैयार हो जाता है और ऐसे ये कंटिन्यूस पे चलता रहता है। कंटिन्यूस पे चलता रहता है। ज़रा आगे चलते हैं। और ये इस वक्त कौन सा फल जो है लगा हुआ है? ये रिटोल जो है ना हमने डाला हुआ है। रिटोल जैसे मैंने पहले ही बताया है कि पहले चौंसा और देसी का पल्प बनता था और अब जो है ना रिटोल, दुशहरी और लंगड़े की वैरायटी का भी अलग अलग पल्प तैयार किया जाता है। अच्छा, ये जी यहाँ पर रटोल, अनवर रटोल, दुशहरी, लंगड़ा और चौंसा, इन सब का अलग-अलग पल्प तैयार होता है। कैसे होता है अगला प्रोसेस जो है वो हम चल के आगे ज़रा आपको दिखाते हैं। आइए सर।
अच्छा जी, अभी हमने वो पीछे वाला प्रोसेस देखा जहाँ पर अभी इसकी ग्रेडिंग हो रही है इस आम की, और जो इसमें गला सड़ा है, कोई डैमेज है, वो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर, पूरी टीम जो है वो बैठी हुई है, जैसे जैसे आम इनके आगे से गुजर रहा है। तो बासित भाई, ये क्या प्रोसेस है पूरा? हमने जो पहले देखा है वहाँ पे हम शेड के अंदर जो भी होता है वो फीड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ये हमारी फर्स्ट सार्टिंग है। हमारे पास 3 जगह पे सार्ट होता है। सार्टिंग का मतलब ये होता है कि हम कच्चा गला हुआ माल जो है ना, कच्चा रीराइप के लिए चला जाता है, जो गला है वो वेस्ट में चला जाता है। और ये हमारी जो है ना फास्ट सार्टिंग कन्वेयर है। यहाँ पे जो है ना लोग बैठे होते हैं, उनका ये मैनुअली होती है, और लोगों का काम है कि जो है ना जो गला हुआ आम होगा वो सेंटर में डाल देंगे, जो कच्चा आम होगा वो वापस जो है ना ये जो बास्केट पड़ी हुई हैं, जो बास्केट पड़ी हैं वो उनके अंदर डाल के जो है ना वो रीराइप के लिए, ताकि दोबारा जो है ना वो उनका आम जो है ना प्रोसेसर का आम ज़ाया ना हो। अच्छा, तो इसमें से कितना आम है वो जो डैमेज निकल आता है या इस तरह का ख़राब निकलता है? ये डिपेंड करता है पीछे जो है ना जो प्रोसेसर को जो माल सप्लाई कर होता है उसकी तुड़ाई पे भी ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा। अगर तुड़ाई अच्छे तरीके से हुई है, अगर माल जो है ना डैमेज नहीं हुआ, वहाँ पे जो है ना वो उसने डैमेज नहीं किया, उसको कोई चोट नहीं आई, जहाँ पे चोट लगेगी वहाँ पे जो है ना वो माल जो है ना जब ये पकेगा 5-6 दिन लेता है ये पकने के अंदर। जब ये पकता है तो फिर उसके बाद जो है ना ये जहाँ पे चोट लगी होगी तो वहाँ पे ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा जी। तो जब यहाँ पर आया है, माल पक रहा है, उसकी निगरानी फिर कौन कर रहा होता है? इसमें चेक कौन कर रहा है? इसमें जो किसान जो सप्लाई कर रहा होता है, जो बना रहा होता है, जो फार्मर जो है ना आगे पल्प का जिसके पास ऑर्डर होता है और जो फार्मर अपना माल लेके आता है, वो सारी निगरानी वो भी कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो हमारा एग्रो फूड का जो इदारा है वो भी उसको मॉनिटर कर रहा होता है कि कब चलना है, कब जो है ना ये इसकी तैयारी होनी है। लेकिन हमें ज़्यादातर प्रोसेसर ये बताता है कि ये माल हमारा तैयार हो गया है, हम उसकी एवेल्यूएशन करते हैं। एवेल्यूएशन करने के बाद जो है ना हम कहते हैं कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है, उसकी ब्रिक्स पूरी हो गई है। लेबॉर्ट्री में उसकी ब्रिक्स का जो है ना पहले हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद जो है ना फिर उसको ताकि प्रोसेसर की लेबॉर्ट्री में किस तरह का टेस्ट होता है? लेबॉर्ट्री में तकरीबन 3 किस्म के टेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे जो बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है कि आम जब तैयार हो जाता है तो उसकी वो ब्रिक्स इसको बता देती है। हमारे पास एक मीटर होता है जिसको रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं, उसके अंदर इसको हम थोड़ा सा इसको काट लेंगे, इसका जूस निकाल के उसके अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर हमें इसकी मिठास जिसको ब्रिक्स कहा जाता है, और मिठास जब इसको पता चलता है उसकी हमें पता चल जाता है कि ये अब राइप हो गया है। इसका एक टारगेट होती है कि ये इतनी इसकी मिठास है। देसी की 14 से जो है ना वो 18 तक होती है। अब ये रिटोल जो है ना ये 18 से 19 से 16 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये 22 तक इसकी मिठास चली जाती है। जब इसकी 17-18 मिठास हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये राइप हो गया है। फिर इसका सबसे असर मैच्योरिटी का भी होता है। अगर इमैच्योर पीछे जो है ना बगात में आम तोड़ा गया है तो वो भी मिठास का पदवी पूरी नहीं करेगा कि वो उसकी अभी वो मैच्योर ही नहीं हुआ था, तो उसको प्री मैच्योर जो है ना उसको तोड़ लिया गया था। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्तलिफ कंपनीज जूस बना रही होती हैं, जी जी, क्या वो साफ सुथरे आमों का जूस है? जी, खसूसन जो मेरे पास तैयार हो रहा है मैं उसकी एश्योरिटी देता हूँ कि मेरे पास जो आम जो प्रोसेस हो रहा है उसमें ना कच्चा आम जाएगा ना गला हुआ आम जाएगा। मेरी क्वालिटी भी यही है, और ये गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट के इदारे में हमें जो है ना हम खुद सेल्फ कमर्शियल बेस्ड प्रोसेस नहीं करते। हम 1 किलो पल भी ना बेच सकते हैं ना किसी से ऑर्डर ले सकते हैं। ये फार्मर के लिए प्लान लगाया गया था। मेरे पास फार्मर ही कंपनियों से ऑर्डर लेके आते हैं। अब ये जो है ना ये बहुत बड़े फार्मर हैं, मलिक ज़िया हुसैन हैं, वो ही जो है ना पढ़े लिखे फार्मर थे। वो पहले जॉब करते थे, लेकिन जो है ना जब उनके अपने बगात हैं तो उन्होंने जो है ना फिर बहुत सी कंपनियों से ऑर्डर लिया पल्प का, फिर मेरे पास प्रोसेस करवा रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर लंगड़े की रटोल की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। क्या पल्प के लिए अच्छी क्वालिटी का ही आम आता है कि पल्प के लिए जो क्वालिटी रिक्वायर होती है, बड़ा आम, छोटा आम, दरमियाना आम क्वालिटी में नहीं है। बड़े आम की भी जो है ना वैल्यू उसकी पल्प हुई होगी और छोटे आम की पल्प, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से गला हुआ आम जो है ना, कच्चा आम, ये क्वालिटी कच्चा आम जो है ना कच्ची पल्प बनाएगा, वो पल्प का जो जूस बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा। लेकिन जो गला हुआ आम जाएगा वो साफ ज़ाहिर है वो ना हलाल में आएगा और ना जो है ना वो इथिक में आएगा कि वो ह्यूमन उसको जूस। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि कुछ आम हैं वो हल्के से डैमेज होते हैं, क्या उस हल्के आम को जो थोड़ा सा डैमेज है और थोड़ा सा कहीं से ख़राब है, ऐसे ये देखें ये इस फ्रंट से नहीं, ये आम भी निकल जाएगा। अच्छा, ये निकल जाएगा, ये आम भी निकल जाएगा। गला हुआ थोड़ा हो या ज़्यादा हो, गला से मैं मीन रॉटन फ्रूट इज रॉटन फ्रूट। अच्छा,
गला हुआ आम जो है वो यहाँ से निकल जाएगा। अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर जो मुल्तान के फार्मर हैं, अब वो अपना आम ले आते हैं, छोटे काश्तकार भी ले आते हैं। मेरे पास रिक्शे पे आम भी आता है, मेरे पास बड़ी गाड़ियों में भी आम आता है। मेरे पास जो है ना, जो छोटे से जिसके अगर 10 पौधे भी उसने अगर प्लांट लगाए हुए हैं तो वो उसको भी फैसिलिटी है। प्रोसेसर हमारे पास, हमने प्रोसेसर रूम बनाए हुए हैं। हमारे पास जो भी कंपनियां काम कर रही होती हैं वो आते हैं, रेट खुला रेट चलता है और उसको जो है ना बड़ा अच्छा रेट मिलता है क्योंकि कंपटीशन होता है। तो आजकल क्या रेट चल रहा है मुख्तलिफ आमों का यहाँ पे? आप देखिए, ये तकरीबन जो रिटोल है ये 2500 से 2600 रुपये मन जो है ना ख़रीदा जा रहा है। मंडी में अगर वो जाएगा तो वो उसको जो है ना रिटर्न जो है ना वो उसको 1200-1300 मिल रहा है। लंगड़ा जो है ना वो 16 से 1800 रुपये मन ख़रीदा जा रहा है। अगर मंडी में लंगड़ा जा रहा है तो वो तकरीबन 700-800 रुपये भी वापस किसान नहीं लेकर आए। इस दफ़ा दुशहरी जो है ना वो 400 रुपये मन भी, 500 रुपये मन भी फार्मर नहीं लेके आया है, लेकिन यहाँ 1200-1300 रुपये मन जो है ना उसको दुशहरी का रेट जो खाली फ्रूट है बगैर बारदाने के मिला है। ना पेटी का खर्चा, ना रद्दी का खर्चा, ना कील का खर्चा, ना पटाई का। उसको सिर्फ पटाई और ट्रैवलिंग पड़ती है, उसके बाद उसके सारे खर्चे जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं उसके। जी यहाँ पर जो आम की सिचुएशन है, यहाँ पर जैसे उनकी ग्रेडिंग की जा रही है आम की, और ये पूरा प्रोसेस है कि जैसे कोई ख़राब आम आएगा, अब ये ख़राब आम है तो इसको दरमियान वाली रो में डाल दिया जाएगा, ये आगे जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये एक वेस्ट बॉक्स बना हुआ है। हम आगे चल के ज़रा आपको दिखाते हैं अंदर ये फिर कैसे वॉश हो रहा है, कैसे इसकी ग्रेडिंग हो रही है। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो आम है वो उसको साफ़ हो रहा है, उसको धुलने का यहाँ पर जो है वो ये देख रहे हैं आप प्रोसेस हो रहा है जो पीछे से आ रहा था। अच्छा सर, ये पहली धुलाई उसकी हो रही है? जी, हमारे पास जो है ना वाश टॉपिंग होती है। जैसे जो है ना ये फ्री वाटर है, फ्री वाटर के अंदर जो फ्री डस्ट होगी वो फ्री डस्ट रिमूव हो जाएगी। आगे फिर जो है ना फ्री डस्ट रिमूव होने के बाद फिर हमारे पास फिर सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग करने के बाद जो है ना हमारे पास फिर ब्रश वॉशिंग है। ब्रश वॉशिंग में के अंदर जो एडिसिव किस्म की जो है ना जिसके अंदर ग्रीस होती है उसका अपना पानी होता है, और मड जो है ना जो बिल्कुल चिपकी हुई होती है वो मड जो है ना वो आगे ब्रश जो है ना उसको रगड़ रगड़ के रिमूव कर रहे होते हैं। और ये जब जो है ना प्रोसेस के लिए आगे जो है ना क्रशिंग में चला जाता है तो ये बिल्कुल जो है ना हाइजीन इसकी मुकम्मल होती है। किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन इसके अंदर नहीं होती, किसी किस्म की कंटेमिनेशन नहीं होती। आइए ज़रा ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के इनको ज़रा दिखाते भी हैं। एडी नवाज़ यहाँ मेरे साथ आ जाएं और ये देखें जी, ये प्रोसेस है पूरा। और ये देखें ये आम जो है वो इस तरह धुल के साफ़ हो के जो है वो जा रहा है, और जो इससे गला सड़ा आम है वो यहाँ से जो है वो निकाला जा रहा है। ये देखें जी, ये मेरे पीछे जो आम आपको नज़र आ रहा है, ख़ूबसूरत तरीके से इसको वॉश जो है वो किया जा रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं, आए सर ज़रा हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर किया जाता है। अब ये इसका अगला प्रोसेस है। एडी नवाज़ यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि किस तरह इसके जो शावर हैं वो लगे हुए हैं और आम अच्छे तरीके से प्रोसेस हो के फिर आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ से अब यहाँ आ गए जी, यहाँ एक दफ़ा फिर। अच्छा सर बताइएगा, यहाँ एक दफ़ा फिर कोई ग्रेडिंग हो रही है? ये हमारे पास जो है ना पहले सॉर्टिंग आपने बाहर देखी, दूसरी सॉर्टिंग भी आपने रोलर कन्वेयर के ऊपर दी थी। अब ये तीसरी सॉर्टिंग ये मैंने खुद जो है ना यहाँ पे डेवलप की हुई है। ये आप बकर देखें, आप यहाँ पे एलिवेटर में जा रहा है आपको ना, जैसे आपने पीछे छोटा दाग दिखाया था, राटन फ्रूट में ना दाग जा रहा है बिल्कुल जो है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कच्चा आम आपको मिलेगा, ना राटन फ्रूट मिलेगा, बल्कि छोटा सा दाग भी आपको दाग वाला फ्रूट नहीं मिलेगा। और इसके बाद हमारी हाइजीन हमारी मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हमारी क्रशिंग स्टार्ट हो रही है जिसमें हम पल्पिंग निकालेंगे, गुठली और छिलका अलहदा हो रहा है जी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसको जो गुठली और छिलका अलहदा होगा, लेकिन हम पहले ये आपको बता दें कि मुसलसल मुख्तलिफ तहें जो है वो पानी की
इससे ये आम जो है वो वाश होके यहाँ तक पहुँच रहा है। और ऊपर देखें कि यहाँ पर फिर इसको मुकम्मल जो है वो साफ़ किया जाता है। तो थोड़ा सा हम आगे आते हैं। आगे का ये जो प्रोसेस है पूरा, ज़ाहिरी बात है कि यहाँ एक पूरे प्रोसेस के तहत जब आम आ रहा होता है तो उसके ऊपर। अच्छा सर, आप यहाँ पर साफ़ हो के आ गए, आप यहाँ पर क्या हो रहा है? जब हम इसकी सफाई कर लेते हैं, उसमें गला और कच्चा फ्रूट निकाल लेते हैं, तो उसमें उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प का जो है ना वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प के अंदर जो है ना छिलका और गुठली को हम अलहदा कर देते हैं। ये हमारे पास डी स्टोनर लगे हुए हैं। डी स्टोनर का काम ये है कि स्टोन और छिलके को अलहदा कर देगा, और उसके अंदर से जो क्रूड पल्प है उसके अंदर थोड़ा सा टूटा हुआ छिलका भी होगा, फाइबर भी होगा, इसलिए मैं उसको क्रूड पल्प का नाम दे रहा हूँ। और उसके बाद इसका फिर रिफाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर जो है ना रिफाइन होके जैसे क्रीम होती है उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी नहीं होती, ऐसे ही पल्प के अंदर किसी किस्म का ना छिलका होगा ना फाइबर होगा, और वो बिल्कुल हमारी जो है ना क्रीम टाइप पल्प जो है ना वो आगे जो है ना प्रोसेस के लिए चली जाएगी। अच्छा जी, अभी हम आगे चलते हैं ज़रा। जो आगे का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, पल्प कहाँ निकल रहा है सर? पल्प यहाँ निकल रहा है? पल्प हमारा ऊपर निकल रहा है डी स्टोनर के अंदर, और ये हमारा रिफाइनर है। उसकी जाली का जो साइज़ होता है, जो सीव साइज़ होता है वो बड़ा साइज़ होता है, लेकिन जो रिफाइनर होते हैं उसका सीव साइज़ जो आखिरी जाली का आखिरी सीव का जो सीव साइज़ है वो 0.5 mm है। 0.5 mm ये पड़ी हुई है हमारी जाली। ये आप देखें कि आप जब यहाँ से पल्प निकलेगी तो आपको जो है ना यहाँ से कोई ऐसी इसका आप देखें ये बिल्कुल जो है ना फाइन किस्म की पल्प निकलेगी जी। जब इससे निकलेगी तो बिल्कुल जो है ना किसी किस्म की कोई फॉरेन बॉडी नहीं होगी। अब ये जो है ना ये जाली बिल्कुल जो है ना लाइट भी नहीं गुजर सकती, जाकर इसको नज़र से देखें तो हम। अच्छा जी, ये इतनी बारीक जाली है कि मुझे लगा कि ये बंद ड्रम है, लेकिन ये बिल्कुल जाली है जिसमें से पल्प एक्सट्रैक्ट होके बाहर आ रहा है। और ज़ाहिरी बात है कि इतना पूरा प्रोसेस जो है जब हो रहा होता है तो ज़रा आगे चलते हैं जी। ये यहाँ पे जो है ना जब पल्प हमारा हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रिफाइंड पल्प हमारे पास आ जाती है, तो फिर हम ये हमारे पास टैंक होते हैं, टैंक, और टैंक के अंदर हम पल्प को स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद इसके अंदर हम पीएच कंट्रोल कर देते हैं, जो हमें बायर जिसने जूस बनाना होता है उसके मुताबिक ये हमारा बैच फिर बन जाता है। हम किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करते, इसमें सिर्फ पीएच कंट्रोल की जाती है ताकि प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसकी स्पेसिफिकेशन पूरी कर सकें। स्पेसिफिकेशन जो है वो पूरी कर सकें, आ जाएं। और इसी तरह ज़रा चलते हैं आगे। ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर पल्प यहाँ तक तैयार हो गया, और आगे जो है वो इसका पूरा पैकिंग और पैकेजेस का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो अपना आम ले आते हैं, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ख़ासतौर पर नेशनल और मल्टीनेशनल जो जूस वाली कंपनी हैं, मुरब्बा जात वाली कंपनी हैं, जैम्स वाली कंपनियां हैं, वो यहाँ पर आती हैं। पर अब ये देखें कि यहाँ पर अब यहाँ सर क्या प्रोसेस है? जो हमारा पहला प्रोसेस था, पल्प हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई, अब उसके बाद उसकी स्टीलाइजेशन और फिलिंग है। अब स्टीलाइजेशन टैंक, जो मैंने टैंक दिखा के टैंक के बाद जो भी पल्प आगे आ रही है, आगे पूरा हमारा एयर टाइट सिस्टम है। अगर एक किसी जगह भी मेरी अगर एयर टाइट, जिसको हम एसेप्टिक सिस्टम कहते हैं, अब इसमें पैकिंग मटेरियल भी एसेप्टिक होगा और हमारा पूरा प्रोसेस भी एसेप्टिक। अगर इस बेसिकली जो है ना वो शेल्फ लाइफ जो होती है ना इसी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। ये अब एसेप्टिक बैग है हमारे पास, ये हम मशीन जो है ना, जो हमारा एसेप्टिक फिलर है जो आप वो देख रहे हैं जहाँ बैग लगे हुए हैं, ये मशीन के अंदर हम सिर्फ बैग को उसके अंदर पुट करते हैं। जब हमारा ऑपरेटर इस बैग को लगा देता है तो मशीन का काम खुद है, इसको बैग को इसका ढक्कन खुद खोलेगी और इसको खुद ही बंद करेगी। जो मैंने इसके अंदर वेट दिया होता है 180 वेट, 200 वेट, 200 केजी या 210 केजी जो कैपेसिटी उसकी होती है। इसकी कैपेसिटी वैसे 220 केजी है, लेकिन हम इसके अंदर 210 अभी फिल कर रहे हैं जी। और इसके अंदर अगर इस बैग के अंदर कोई पिन होल भी हुआ तो मेरा मशीन का सेप्टिक सिस्टम बिल्कुल ओके है, लेकिन पैकिंग मटेरियल का सेप्टिक सिस्टम सेप्टिक हो जाएगा। और ये 24 घंटे के अंदर पल्प इसके अंदर अगर एक पिन होल भी हो गया, छोटा सा भी पिन होल हो गया, तो ये सेप्टिक सिस्टम टूट जाएगा और ये फर्मेंट हो जाएगी। पल्प 24 घंटे के अंदर फर्मेंट हो जाएगी। ये देखें जी, यहाँ पर जो है ये एक पैकिंग मटेरियल के लिए जो पूरा ख़ास तौर पर मटेरियल है, जिसके अंदर 210 केजी
210 केजी पल्प जो है वो इसके अंदर फिल किया जाता है। और इसके बाद हम ज़रा आते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि वो पूरा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से भरा जा रहा है और उसके बाद इसको कोल्ड स्टोरेज तक जो है वो कैसे लेके जाया जाता है। यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, हम दिखा सकते हैं उनको। आइए जी, आपको दिखाते हैं ज़रा कि किस तरीके से ये देखें जी, ये ड्रम जो हैं वो भरे जा रहे हैं। जी सर, ये देखें ना, वो सेप्टिक बैग जो है ना वो अभी अब लड़का सेप्टिक बैग लगाएगा और ये सेप्टिक बैग जो है ना वो फिल हो रहा है। इस सेप्टिक बैग के अंदर ये मशीन खुद ही से फिल करके इसका ढक्कन खुद बंद कर देगी और उसके बाद ये ड्रमों में आ जाता है। जब ड्रमों के आने के बाद जो है ना ये हमने ऊपर पॉलीथीन बैग लगाया हुआ है, ये ड्रम है, इसका उसके साथ कोई डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं है। डायरेक्ट कंटेक्ट उस जो सेप्टिक बैग है उसी का ही था और पॉलीथीन बैग और ये ड्रम जो है ना उसकी सेफ्टी के लिए, पल्प की सेफ्टी के लिए रखा गया है ताकि सेप्टिक बैग को बचाया जा सके। अच्छा, ये जी बड़ा ज़बरदस्त है। और मेरे ख्याल में आखिरी जो प्रोसेस है आपका, इसके बाद ये कहाँ चला जाता है? जो है ना वहाँ हम इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं क्योंकि इसका रूम टेम्परेचर जो है ना वो 20 से 25 दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना टेम्परेचर 48 तक चला जाता है। तो हमने इसको 20 टेम्परेचर इसका मेंटेन करना होता है स्टोर के अंदर, इसलिए हमें कोल्ड स्टोर पाकिस्तान में खुसूसन कोल्ड स्टोर की ज़रूरत होती है। जी, पाकिस्तान में जो है वो कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया सर। अभी हम ज़रा चलेंगे आगे और जो मार्केटिंग के इनके सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितना, इसकी लागत कितनी है और इसके छोटे यूनिट्स कितने में तैयार हो सकते हैं। जो हमारे मुख्तलिफ़ इलाकों के चैम्बर्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, मुल्तान हो गया, बहावलपुर हो गया, रहीम यार ख़ान हो गया, मुख्तलिफ़ और इलाकों के हो गए, डीजी खान का हो गया, तो क्या वो लोग इस तरह के छोटे छोटे पल्प यूनिट्स जो हैं वो लगा सकते हैं? क्योंकि बहावलपुर में अब जो किन्नू है उसकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन जो है वो हो रही है, अमरूद बहुत ज़्यादा मिक़दार में तैयार जो है वो हो रहा है, इसी तरह दीगर फल जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो क्या छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो वाएबल हैं? क्या वो लगाए जा सकते हैं? इंडस्ट्री, हुकूमती इदारे, खुद फार्मर्स किस तरह से कंसोर्शियम बना के उसको चला सकते हैं? यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे थे आम की प्रोसेसिंग के ऊपर, हमने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया। तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बुरा हाल हो गया पसीने से, तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि अब ज़रा बाहर का एरिया जो है वो आपको दिखाते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब्दुल मुईद भाई मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बड़े भाई और इंतहाई शफीक, इंतहाई खूबसूरत इंसान, खूबसूरत दोस्त। और जिस तरह के आमों का ये काम कर रहे हैं, आमों से ज़्यादा मीठे हैं खुद, ये रटोल से ज़्यादा मीठे हैं, ये मुझे पता है। मुईद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हमने आपका पूरा प्रोसेस देखा, बासित भाई ने सारी चीज़ें बताई। मार्केटिंग मैकेनिज़्म के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे और ख़ास तौर पर इसके जो यूनिट है, इसकी कैपेसिटी, इसकी कास्ट और छोटे इलाकों में अगर ये यूनिट लगें तो उनकी कैपेसिटी, उनकी कास्ट के ऊपर हम बात करना चाह रहे थे। इसकी जो मार्केटिंग का मैकेनिज़्म है वो किस तरह चला रहे हैं, किस तरह आम आ रहा है और किस तरह पल्प निकल रहा है? इस वक्त जो हम पल्पिंग निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं रटोल की, और रटोल एक यूनिक आइटम है। पहले कंसेप्ट ये था पाकिस्तान में कि सिर्फ़ और सिर्फ देसी और चौंसे की पल्प निकलती थी। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है बहुत बड़ी जिसने रटोल पे वर्किंग की है और रटोल का ब्रांड निकाला है। और रटोल एक ऐसी फसल थी जो कि पाकिस्तान में नायाब होती जा रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे। और अब इस पल्पिंग की वजह से उसको मार्केट में इतना अच्छा रेट मिल रहा है, आने वाले वक्त में ये रटोल बहुत कीमती बिकेगा। ग्रोअर्स को चाहिए कि इस फसल को बचा के रखें, इसकी मज़ीद क्रॉप लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन फल अरोमा के हिसाब से और फ्लेवर के हिसाब से वो रटोल है। तो लंगड़े का पल्प भी निकाला है हमने, रटोल भी निकाला है, दुसहरी का भी निकाला है। तो ये 3 वैराइटीज़ जो हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में कम होती जा रही हैं, इसी पे उस कंपनी ने फोकस किया है और इन तीनों वैराइटीज़ की पल्प बड़ी क्वांटिटीज़ मिली हैं। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है और छोटे प्लांट्स की बात है, इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है फ्यूल बहुत महंगा हो गया है, गैस हर जगह नहीं पहुंच सकती। ऑन साइट प्लांट्स जो हैं जितने भी हैं उसके लिए बिजली की सब्सिडाइज्ड आपको रेट देने पड़ेंगे, वहाँ पे गैस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बॉयलर चलता है, इसमें बॉयलर बगैर गैस के चलता नहीं है। लकड़ी की कास्ट भी बहुत महंगी है।
जितने प्लांट्स बढ़ेंगे उतनी ये पेरिशेबल आइटम है उतनी सेव हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे मैं पूछना चाह रहा था कि हम मेरे फार्मर के लिए जो हमें अभी काश्तकार आम के बागबान देख रहे हैं, चाहे वो भावलपुर से हैं, मुल्तान से हैं, लोधरा से हैं, मुजफ्फरगढ़ से हैं, कबीरवाला से हैं, जो सराउंडिंग्स के ख़ास तौर पर हैं, कितना आम वो यहाँ पर ले आएँ तो उनका यहाँ पर बिक जाएगा। जैसे वो अगर आम अपना बेचना चाहते हैं तो क्या वो पहले किसी से रब्ता करें या यहाँ पर अपना आम ले आएँ, किस क्वालिटी का ले आएँ, कितनी क्वांटिटी में वो लेकर आएँ, कौन सी वैरायटी जो है वो यहाँ पर लेकर आएँ और किस हिसाब से उनको फिर कैश की पेमेंट होगी, बैंक के थ्रू होगी, वो थोड़ा सा प्रोसेस में पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जी फार्मर यहाँ पे आता है, अपना माल लेके आता है, ओपन लेके आता है। उसको सहूलत है, ना वो पेटी लगाता है, ना वो रद्दी लगाता है, ना वो किसी किस्म की इसको रैपनर लगाता है। तकरीबन एक मन के पीछे 600 रुपये कास्ट है पेटी की, रद्दी की और रैपनर की। यहाँ पर जो फार्मर आएगा वो खुला माल लेके आएगा, उसको कंपनी वाले खुद पैक करेंगे और उसको ना कमीशन देना पड़ेगा आड़ती को, ना मंडी की तरह धक्के खाने पड़ेंगे। यहाँ पे कंपनीज के बंदे बैठे हैं, कमर्शियल डील वो कर लेते हैं। पेमेंट 90% कैश पे होती है, कुछ टाइम मांगा जाता है जो कि क्रेडिट का होता है, लेकिन क्योंकि बड़ी कंपनीज़ हैं इसलिए इसमें रिलायबिलिटी का कोई मसला नहीं है। 100% सिक्योर है, ग्रोअर अपनी रिलायबिलिटी पूरी कर सकता है। अच्छा सर, कितनी मिकदार में वो लेकर आए आम और कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा चल रही है? ग्रोअर के लिए कोई कैद नहीं है, वो 10 मन भी ला सकता है और 300 मन भी ला सकता है, 1000 मन भी ला सकता है। अच्छा, ग्रोअर के लिए कोई कैद नहीं है, वो अपना जितना मर्जी मार लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्शों पे माल आता है, पिकअप पे भी आता है, मजदे पे भी आता है और बेडफोर्ड पे भी आता है। तो ग्रोअर यहाँ बड़ा कंफर्टेबली जितना उसके साथ माल हो जाता है वो लेके आ सकता है, क्योंकि ये मंडी का हिसाब तो है नहीं कि पेटी में माल आएगा, यहाँ अनलोड हो जाता है, पैक हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ और, ये इतना बड़ा यूनिट है, एक तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, दूसरा इस तरह के छोटे यूनिट मुख्तलिफ़ इलाकों में, अब भावलपुर में जो है वो जो किन्नू का गढ़ बनता जा रहा है, अमरूद के बागात बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के छोटे यूनिट्स वायबल हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कोई प्राइवेट पार्टनरशिप इसकी हो तो इसको लगाया जा सकता है? इस वक्त करंट पोजीशन में तो ये क्योंकि एसेप्टिक यूनिट्स हैं, एसेप्टिक यूनिट पाकिस्तान में काफ़ी लग चुके हैं, अपनी डिज़ायर्ड कैपेसिटी को पूरा कर रहे हैं। इस वक्त यूनिट्स की तादाद कम है और यूनिट्स की तादाद ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो करंट पोजीशन में मज़ीद यूनिट्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं होंगे जब तक हम एक्सपोर्ट की तरफ एवेन्यू खोलते हैं। पल्प एक्सपोर्ट में हम बहुत पीछे हैं। पल्प एक्सपोर्ट में आप जब एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप चाहे सैकड़ों यूनिट लगा दें, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा आम का पल्प जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो कर रहा है, तो कितनी इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कितना इसका मार्जिन है इंटरनेशनल मार्केट में? सबसे बड़ा एक्सपोर्ट में जो प्रॉब्लम है ना, वो सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ मैंगो चौंसा है। आपको पता है पाकिस्तान में मैंगो चौंसा एक साल बहुत होता है और एक साल कम होता है। जब बहुत होता है तो उसका रेट कम होता है, जब बहुत कम होता है उसका रेट बहुत हाई होता है। इंटरनेशनल मार्केट प्राइस की सस्टेनेबिलिटी मांगती है। जब तक आप उसको सस्टेनेबल प्राइस नहीं देंगे उस वक्त तक आप इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब नहीं कर सकते। और सस्टेनेबल प्राइस के लिए मैंगो चौंसा पे वर्किंग की ज़रूरत है कि उसकी हर साल क्रॉप जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अच्छा सर, जो आपके पास यूनिट है, आपकी पैकिंग इस वक्त किस साइज़ की चल रही है, कितने केजी का अगर हम कहें कितने वज़न की पैकिंग है, क्या मार्केट के अंदर छोटी पैकिंग की गुंजाइश मौजूद नहीं है? बिल्कुल जी, इस वक्त जो हम पैकिंग कर रहे हैं वो 210 केजी की, 210 केजी की, और टिन पैकिंग की फैसिलिटी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। कुछ कंपनीज कर ली हैं छोटी क्वांटिटी में। टिन पैकिंग का स्कोप है पाकिस्तान में, अगर इसके यूनिट्स लग जाएं तो रिटेल मार्केट अच्छी कैप्चर हो जाएगी। अच्छा सर, एक चीज़ और भी देखते हैं कि गत्तों के अंदर छोटे 5-5 केजी के, 10-10 केजी के पल्प के नाम के ऊपर कोई ऐसी चीज़ बिक रही है, मतलब जो आप एक दफ़ा उसको पानी में घोल के पिएँ तो आपका गला ख़राब, आपका बुरा हशर हो जाता है। ज़ाहिरी बात है वो केमिकल्स हैं, केमिकल से कोई चीज़ पल्प टाइप की कोई तैयार की गई है। तो अगर इस तरह के यूनिट लगाए जाएँ, आपको लगता है कि इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मुख्तलिफ इलाकों की हैं उनको इन्वॉल्व होकर गवर्नमेंट को कुछ अपना स्टेक उसमें शामिल करना चाहिए और फिर जो है वो इस तरह की छोटी मार्केट भी डेवलप हो सकती है? इसमें सर सबसे बड़ी जो रोल है ना वो पंजाब फूड अथॉरिटी का है।
पंजाब फूड अथॉरिटी जब तक छोटी फैक्ट्रीज़ को और केमिकल पल्प को बैन नहीं करती, उस वक्त तक पाकिस्तान में आम फल फूल नहीं सकता, ना ग्रोअर्स को अच्छा रेट मिल सकता है। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पल्प प्लांट्स लोकल केमिकल खोले हुए हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के प्लांट बंद पड़े और वो केमिकल डाल के पल्प बना देते हैं और पल्प की लाइफ को बढ़ा देते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी को फिल फॉर वो प्लांट बंद करने चाहिए, ताकि एक सस्टेनेबल मार्केट में एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट जानी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है जी कि पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ी स्टेक होल्डर है इस हवाले से कि साफ़ सुथरा फूड जो है वो शहरियों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन केमिकल्स मिले जो पल्प हैं वो ख़ास तौर पर शहरों के अंदर बिक रहे हैं और वहाँ से फिर दही इलाकों में भी छोटे शहरों में वहाँ से सप्लाई जो है वो हो रहे हैं। सर ये इसमें एक और बात मैं ऐड करूँगा सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में केमिकल पल्प बैन है। हमारा कंट्री अभी तक इस दौर में भी केमिकल पल्प को अलाउ कर रहा है, जो कि मुज़र सेहत है, कैंसर का कास बनती है। ये सबसे बड़ी थ्रेट है। केमिकल पल्प फौरी तौर पे बैन हो जाए तो हमारे जितने भी एसेप्टिक यूनिट्स हैं पल्प के, जितने भी क्वालिटेटिव यूनिट्स हैं, वो अपना अच्छा काम करेंगे। ये सबसे बड़ी अहम बात जो है उन्होंने की। आखिर में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास सिर्फ किन्नू अपना आम का पल्प का यहाँ पर है। एक दफ़ा मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद आपने बताया था कि हमारे पास किन्नू की भी इस तरह की कोई फैसिलिटी है। मैं साथ पूछना चाहूँगा कि बेर की बात करें, किन्नू की बात करें, अमरूद की बात करें, इन तीनों फलों की भी यहाँ पर कोई गुंजाइश पल्प की इस हवाले से मौजूद है या कैपेसिटी आपकी है कोई इस तरह की? बिल्कुल जी, हम गावा पल्पिंग कर रहे हैं और बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें बेर की, हम पल्प डिमांड है तो उसकी पल्प निकाल सकते हैं, और किन्नू की हम पल्प नहीं निकाल रहे, उसकी हम फ्रेश ग्रेडिंग कर रहे हैं। और इस दफ़ा भी हमने तकरीबन आलमोस्ट 40 कंटेनर बाहर भेजे, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में यहाँ से एक्सपोर्ट होने के लिए गए हैं। और किन्नू के हवाले से ये जनूबी पंजाब बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है। इस पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि लिया जितना भी है वो किन्नू वैली करार दिया गया है। भावलपुर यजमान मंडी में बहुत किन्नू है, मियाँ चन्नू, खानेवाल, कबीरवाला में बहुत किन्नू है, और किन्नू के हिसाब से यहाँ पे प्लांट्स नहीं है और होने चाहिए। मैं जब भी मुल्तान आता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मोहित भाई से मुलाकात ज़रूर हो, क्योंकि यहाँ पर जो काम हो रहा है ये पहले दिन से इसको लेकर चले हैं, और काश्तकारों का एक जो ख्वाब था कि उनका आम जो ज़ाया हो जाता है, अब वो ज़ाया नहीं होता, उसके कुछ अच्छे खासे पैसे जो हैं वो उनको मिल जाते हैं, और इसको हम आगे लेकर चलेंगे। हम चाह रहे हैं कि आम के हवाले से, और जो इन्होंने किन्नू की बात की, लिया, भावलपुर, मियाँ चन्नू, कबीरवाला, ये इलाके जो हैं, यहाँ पर अब किन्नू के बागात बहुत बड़ी तादाद में और अच्छी प्रोडक्शन वाले जो इलाके हैं ये मौजूद हैं। यहाँ पर किन्नू के पल्प जो है उसकी क्या सूरत हाल हो सकती है उसके ऊपर भी चलकर बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतरल्लाह शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।